नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एडिटोरिया बुक में दिया हुआ बिहार इंटर स्तरीय एग्जाम के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, जो इस बुक का आखिरी प्रैक्टिस सेट है। 1 से लेकर 15 तक प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव अधिकार से। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन जो है जुलाई 1961 ईस्वी में लंदन यूनाइटेड किंगडम में वकीलों पीटर बेनेसन और फिलिप जेम्स द्वारा किया गया है। एमनेस्टी मानवाधिकारों के हनन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानकों के अनुपालन के अभियानों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। यह उन सरकारों पर दबाव बनाने के लिए जनमत जुटाने का काम करता है जहां दुर्व्यवहार होता है। अगला है याकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? याकोहामा रणनीति, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपदा प्रबंधन से। 1994 ईस्वी में जापान के याकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन के संबंध में विश्व कॉन्फ्रेंस में विश्व में आने वाली विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए। बाद में इसे ही याकोहामा रणनीति तथा आर्थिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया। अगला प्रश्न है बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड से। बीज बचाओ आंदोलन टिहरी उत्तराखंड के किसानों द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है। यहाँ के किसानों ने देखा कि रासायनिक उर्वरकों के बिना भी विविध फसलों के उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि संभव है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1944 ईस्वी में। ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के लिए निर्णय के आधार पर जुलाई 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना हुई। IMF का आधिकारिक तौर पर संचालन 27 दिसंबर 1945 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना भी 1945 ईस्वी में। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 ईस्वी में। और सार्क की स्थापना कब हुआ? 1985 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला आशापूर्णा देवी थी। आशापूर्णा देवी वर्ष 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। यह पुरस्कार बंगाली भाषा में उनके साहित्य कार्यों के लिए दिया गया था और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए प्रदान किया गया था। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। अवमूल्यन का अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में किसी देश की मुद्रा का मूल्य कम करना। ऐसा करने का उद्देश्य आयात कम करना, निर्यात को बढ़ाना और भुगतान संतुलन करना होता है। भारत में 1949 में, 1966 में और 1961 में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। स्वतंत्र भारत की बात किया गया है, 3 बार हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 60 और 40। भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को 2001 में शुरू किया है। कब शुरू किया है? 2001 में शुरू किया है। और इस योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों के मध्य 60:40 के अनुपात में किया गया है। और वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये कितना है? तो ये 90:10 के अनुपात में विभाजित किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब की जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फसल की बुआई से पहले। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल की बुआई से पहले की जाती है और खरीद मूल्य की घोषणा फसल तैयार हो जाने के बाद की जाती है। यह न्यूनतम मूल्य से अधिक होता है। नेक्स्ट है बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई? बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जून 1995 में की गई। इस योजना में बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों को सुनने और उसके समाधान के लिए शुरू की गई। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रथा प्रारंभ की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 57वां संशोधन अधिनियम 2011 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी,
4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का अधिनियम 2003 के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी अध्यक्ष और 2 सतर्कता आयुक्त सदस्य नियुक्ति का प्रावधान है और इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो पहले हो तब तक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वो कौन सा मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। अनुच्छेद जो है 15, 16, 19, 29, 30। 15 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। 19 में है वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। और अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। यह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होता है, साथ ही देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन किया गया जिससे इसका दुरुपयोग न हो। राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था बनाई गई है कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष भी कर दी गई थी। नेक्स्ट है, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 214 के अनुसार सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, जबकि अनुच्छेद 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति तथा अनुच्छेद 226 में निकालने की उच्च न्यायालय की शक्तियों की व्याख्या की गया है। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित हैं, इनमें कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन। सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है जो पटना के निकट गंगा में मिलती है। यह उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जिसे पहले नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के रूप में जाना जाता था, हैदराबाद में स्थित है। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा होता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार भारत के साथ लगभग 1.643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, पर्वत दर्रा एक तरफ है और एक तरफ राज्य है। तो सिपकिला हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है, बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में ये भी सही है, नाथुला मेघालय में ये गलत है, जोजिला जम्मू कश्मीर में ये सही है। नाथुला दर्रा मेघालय में नहीं बल्कि सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है सिक्किम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी एक नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताम्रपर्णी। पेरियार, भरतपुजा और पंबा जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ताम्रपर्णी जो है वो पश्चिम की बहने वाली नदी नहीं है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ वे नदियाँ जो अरब सागर की ओर जाकर गिरती है तथा डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। उसमें है नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, पंबा, पेरियार, भरतपुजा आदि नदियाँ जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है, ये बताना है कौन सही नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ये सही नहीं है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, अपितु यह मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यह मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट जीवाश्म और लोहा आदि की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की उच्च क्षमता होने के कारण इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में है। 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन है, तो वो है मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य आता है, तो दूसरे स्थान पे आता है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, परमाणुओं में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के द्वारा। पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30% जस्ता का और 70% जो है वो तांबा का मिश्रण है। कौन सा? पीतल। अगर कांसा की बात किया जाए जो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसमें Cu कितना होता है? 88% होता है। और Sn जो होता है, Sn कितना परसेंट होता है? 12% होता है। नेक्स्ट है जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उष्मा के रूप में। जल अपघटन वह प्रतिक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा उष्मा के रूप में निकलती है। अगला है खीरे के काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रासरण। प्रासरण यानी ऑस्मोसिस की क्रिया अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर होती है। प्रासरण में विलायक के अणु कम सांद्रता के क्षेत्र से अधिक सांद्रता के क्षेत्र की ओर गति करते हैं। खीरे में नमक डालने से बाहरी क्षेत्र की सांद्रता अधिक हो जाती है, जिसके कारण खीरे के अंदर का पानी जो है वो बाहर निकलने लगता है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए सिलिकॉन। धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है। और इसकी खोज कब हुई थी? तो 1824 ईस्वी में जे बर्जिलियस द्वारा की गई थी। यह लैटिन भाषा के सिलिकस शब्द से बना है। सिलिकॉन चिप का प्रयोग कंप्यूटर के सेमीकंडक्टरों में होता है। नेक्स्ट है पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च ऊष्मीय प्रसार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कठोर जल उपयुक्त नहीं है किसके लिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो देखते हैं कौन सा होगा। पीने के लिए बिल्कुल सही, साबुन से कपड़े धोने के लिए, ये भी बॉयलर्स में प्रयोग के लिए, और फसल की सिंचाई के लिए। तो चारों आंसर सही हो जाएगा। कठोर जल उपयुक्त नहीं है इन चारों में। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। कठोर जल पीने से लवणीय लगते हैं। कपड़ा धोने पर इनमें झाग उत्पन्न नहीं होता है, अतः ये कपड़ा धोने हेतु अनुपयुक्त होते हैं। बॉयलर्स में उबालने पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण सतह पर आकर जम जाते हैं तथा वाष्पन की क्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे उष्मा का संकेंद्रण जल में पड़ जाता है। नेक्स्ट है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए हाइड्रोजन है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन को 150 से 180 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं निकल के उत्प्रेरक में, तो वनस्पति घी जो है बनता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। निम्नलिखित में कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में अस्थायी गैस है। नेक्स्ट है फूलों के अध्ययन को कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी एंथ्रोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। घास से संबंधित अध्ययन को एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के परागकणों के अध्ययन को पेरिनोलॉजी कहते हैं। और मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? सही आंसर हो जाएगा बातक तंत्र से। सभी कीटों में श्वसन की क्रिया होती है, जिसके दौरान वे ऑक्सीजन O2 को शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर निकालते हैं। इन्हें श्वसन के लिए वायु नलिका या ट्रैकी का जाल बिछा रहता है, जिसे बातक तंत्र कहा जाता है। अगला है पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तना। पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका भित्ति से। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, जो कि हरे पौधे में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होता है, परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधे की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। नेक्स्ट है जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्रोमोसोम्स के द्वारा। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्न्याशय जो मतलब पैनक्रियाज द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। अगला है निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए और बताइए कि खनिजों में से मानव शरीर में
पेशियों के संकुचन के लिए किनकी आवश्यकता होती है? एक कैल्शियम और लौह सोडियम, कैल्शियम लौह सोडियम। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तीनों की जरूरत होती है। रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम तथा लौह का समुचित अनुपात हृदय की गति तथा अन्य चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करने एवं उनमें संकुचन की क्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक है। सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। गोबर गैस CH4 होगा। कोल गैस की अगर बात करें तो H2CH4 प्लस CO होना चाहिए। ऑप्शन 4 प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो CO प्लस N2 और वाटर गैस जो होगा वो CO प्लस H2 होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टोज। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाले एक प्राकृतिक शर्करा है। यह डाइसैकेराइड शुगर है। यह गैलेक्टोज तथा ग्लूकोज से व्युत्पन्न होता है और इसकी हल्की मिठास का कारण है। पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल का प्रकाश अपघटन। पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, जिसमें जल H2A के अणु टूटकर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस बनाते हैं और इसमें H आयन इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। जल का प्रकाशीय अपघटन प्रकाश कर्म में संपन्न होता है। अगला है दाब की इकाई क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए न्यूटन पर वर्ग मीटर। किसी तेल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं और दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पर जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी पारदर्शी माध्यम के। रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंगदैर्घ्य प्रकाश किरणें जब किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस में से गुजरती है तो इसकी प्रकीर्णित किरणों का अध्ययन किया जाए तो उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणें भी उपस्थित होती है। इन किरणों को रमन किरणें कहते हैं। अगला है रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रकाश का अपवर्तन से। यानी तारों के प्रकाश जो स्टारलाइट के वायुमंडलीय अपवर्तन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण वे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला है अतिचालक का लक्षण है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शून्य प्रागम्यता। विद्युत चुंबक के संदर्भ में प्रागम्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता थे और इसका सही आंसर हो जाएगा ए हर्ट्ज थे। किसी पदार्थ द्वारा बहुत ही छोटी तरंगदैर्घ्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है और इस प्रभाव की खोज सर्वप्रथम 1887 ईस्वी में हेनरिच हर्ट्ज ने किया था और इस घटना को हर्ट्ज प्रभाव के नाम से भी जाना जाता। आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है। इस कार्य के लिए इन्हें वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसे? आइंस्टीन को। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टैक्योमीटर दाबांतर। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियां, लंबता, उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। अगला है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं यह स्थान है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आदमगढ़। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ तक तथा राजस्थान के बगौर जिले में पशुपालन की उन्नत अवस्था जो है वो मौजूद थी। नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्रोत के अनुसार के रूप में उपलब्ध विश्व प्रसिद्ध कंधार के अभिलेख की लिपि क्या है? ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपलब्ध विश्व प्रसिद्ध कंधार के अभिलेख की लिपि क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनानी और अरामाइक। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में कौन से स्थल सिंध क्षेत्र में अवस्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा बी 2 और 3 मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? सही आंसर हो जाएगा बी नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और शून्यवाद का प्रतिपादन नागार्जुन ने किया था। संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबार में रहता था?
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महिपाल। निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चोल वंश। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के अवशेषों पर स्थापित हुआ था और इस वंश के संस्थापक विजयालय थे, जिसकी राजधानी तंजौर था। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। निम्नलिखित में कौन युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। आरी जे मुमालिक सैन्य प्रधान बिल्कुल सही। दीवान इंसा पत्राचार विभाग ये भी सही। दीवान बंदगान विदेश विभाग गलत है। अमीर कोही कृषि विभाग सही है। तो दीवान जो बंदगान है विदेश विभाग ये गलत है। दीवान बंदगान का संबंध विदेश विभाग से सम्मिलित न होकर गुलामों के विभाग से था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की देखभाल के लिए एक विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की गई तथा इस पर एक अलग दीवान की नियुक्ति की जाती थी। मध्यकालीन किस शासक ने इस्लामी कानूनों की एक संहिता तैयार करवाई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस्लाम शाह। मध्यकालीन शासक इस्लाम शाह ने इस्लामी कानूनों की एक संहिता तैयार कराई थी। इस्लाम शाह शेर शाह का उत्तराधिकारी एवं उसका पुत्र था। न्याय के क्षेत्र में उसका यह कदम महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आइए देखते हैं, लॉर्ड कर्जन कब से कब तक रहे थे वाइसराय? तो 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक। अगर लॉर्ड हार्डिंग की बात किया जाए तो 1910 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी तक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड कब से कब तक? तो 1916 ईस्वी से लेकर 1921 ईस्वी तक रहे। और लॉर्ड इरविन की बात किया जाए तो 1926 से लेकर 1931 तक ब्रिटिश भारत में वाइसराय के पद पे आसीन रहे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 4 होगा। ये सही है। अगला है, इबादत खाना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसकी स्थापना आगरा में 1575 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल सही है। इसे यह लाल किले में स्थित था, गलत है। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रार्थना कक्ष, ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 3। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 1920 ईस्वी में NM जोशी के द्वारा किया गया था और यह भारत में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा मजदूर संघ था। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम के साथ जोन्स बिल्कुल सही। यंग बंगाल के हेनरी विलियम रो जियो ये भी सही। लैंड होल्डर्स सोसाइटी के द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा ये भी सही। पूना सार्वजनिक सभा केशव चंद्र सेन का ये गलत है। महादेव गोविंद रनाडे इसके संस्थापक हैं पूना सार्वजनिक सभा के। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इस क्षेत्र का विस्तार है जो 10 डिग्री नॉर्थ तथा 10 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महासागर। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। मानव गतिविधियां जैसे तीव्र नगरीकरण, औद्योगिक क्रांति, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन अथवा मनुष्यों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा बी गुआना। गुआना अफ्रीकी महाद्वीप में नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में कैरिबियाई द्वीप समूह के अंतर्गत स्थित एक देश है जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। अगला है, मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना? और इसका आंसर हो जाएगा ए स्वीडन। 7 मार्च 2024 को स्वीडन 32वें सदस्य के रूप में नाटो में शामिल किया गया है और 2023 में फिनलैंड को 31वें सदस्य के रूप में नाटो में शामिल किया गया था। वर्ष 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया को 30वें सदस्य के रूप में नाटो में शामिल किया गया था। अब नाटो में कितने सदस्य हो गए? तो अब नाटो में 32 सदस्य हो गए। मार्च 2024 में किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। अगला है, चंद्रयान 3 रोवर पर लगे लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरण का उद्देश्य क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा सी तीव्र लेजर पल्स का उपयोग करके चंद्र मिट्टी की संरचना का विश्लेषण करना है।
मेड इन इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी, मेड इन इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमिताभ कांत। अगला है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑपरेशन अजय। इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय। अगर ऑपरेशन करुणा की बात करें तो ये शुरू किया गया था भारत सरकार, भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित कौन सा देश? तो वो है म्यांमार की सहायता के लिए। और ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया था। कौन सा? अरे तो C-17। ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए। बंगस वैली महोत्सव 2023 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में मनाया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जम्मू कश्मीर में मनाया गया। एंथुरियम मिजोरम में, हेमिस लद्दाख में, भूमचू सिक्किम में मनाया गया। वर्ष 2023 के चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैटालिन कारिको को दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में, और ड्यू बिस्मैन जो अमेरिका के हैं, इन दोनों को दिया गया है। हाल ही में इंडस एक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली में किया गया है। प्रवासी पक्षियों के लिए COP14 की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान। हाल ही में पुरुषों के अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट का विजेता कौन सा देश बना? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। और ये कैवा संस्करण था? तो ये 15वां संस्करण था। विजेता बना ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता कौन बना? तो उप विजेता बना भारत। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 1904 है और उनका HCF जो है 56 है, तो ऐसे संख्या युग्मों की संख्या है तो को प्राइम सह अभाज्य तो संख्या कौन कौन सा हो सकता है? 56x एंड 56y हो सकता है। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है 56 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना? x + y बराबर कितना? 1904। x + y बराबर कितना हो गया? ये 56 से इधर भागा दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34। अब x + y जो 34 के कम्बिनेशन में होगा तो कौन कौन सा है? आइए देखते हैं। 1 और 33 हो सकता है, 3 और 31, 5 और 29, 7 और 27, 9 और 25, 11 जो है 23, 13 और 21, 15 और 19। युग्मों की संख्या कितनी हो गई? तो 8 हो गया। आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी। एक LED का अंकित मूल्य जो है वो 9,000 रुपया है। दुकानदार 25% की छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है। यदि कोई छूट की अनुमति नहीं है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अगर छूट की अनुमति नहीं होगा तो जो उसका अंकित मूल्य होगा वही उसका क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। तो CP/MP बराबर होगा 75, 25% की छूट देने पर, और उसे लाभ क्या है? 108, यानी हो जाएगा 25/36। तो लाभ प्रतिशत बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो 11/25 गुना 100। 11 इन दोनों का डिफरेंस हो गया तो 11/25 गुना 100 हो जाएगा कितना? 44%। आंसर बी हो जाएगा। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 72 है। इन संख्याओं में से यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है तो उनमें से एक संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि 3 अभाज्य संख्या कौन कौन है? तो x मान लीजिए, y मान लीजिए और z मान लीजिए। कह रहा है x + y + z बराबर क्या हो जाएगा? 72। ये प्रश्न में कहा गया है। अब मान लिया कि इससे ये रहेगा क्या? ऑड, ये भी ऑड, और ये क्या है? इवन है। तो 2 ऑड है तो इवन आने के लिए ये भी क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। इन दोनों के जो डिफरेंस है y और z के क्या है? डिफरेंस 24 होना चाहिए। तो यह हो जाएगा 2 + y + z बराबर 72। अब 2 कहाँ से आया? 2 इसलिए आया x के जगह पर क्योंकि 2 एकमात्र है जो सम अभाज्य संख्या है। अब y और z में कितना होना चाहिए? तो ये 24 का डिफरेंस होना चाहिए। और y + z बराबर कितना होगा? 2 इधर चल जाएगा तो 70 भी आना चाहिए। तो y हमसे निकल के आ जाएगा कितना? 70 - 24 अब बटा
2 बराबर कितना आ गया 23 आ गया। अगर 23 बाई निकल गया, उसमें कह रहा है 24 मतलब अधिक है, तो 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 47। जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा जेड। तो इसका आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा है, तो इनमें से एक संख्या 47 आएगा। यानी x बराबर 2 आएगा, y बराबर 23 आएगा और z बराबर जो होगा वो 47 आएगा। जोड़िए, इन सबको जोड़ने पर भी 72 आ जा रहा है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, गोपी एक वस्तु उसके विक्रय मूल्य के 7/8 पर खरीदता है। यदि उसने इसे विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। मान लिया कि वो क्रय मूल्य कितने पे खरीदा है 7 रुपये में, और बेचा कितने पे है, तो वो 8 रुपये में बेचा है। अब कह रहा है इस पे 20% लेता, वो 20% लेता तो कितना पे बेचता 9.6 रुपये। 8 रुपये के 20% निकालिएगा तो 9.6 हो जाएगा जोड़कर, यानी 120% निकालना है 8 का, तो 9.6। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 2.6 का। तो कितना लाभ कमाता अगर विक्रय मूल्य पर 20% ज़्यादा करके बेचता तो लाभ परसेंट बराबर 2.6 किस पे निकालना है 7 पे निकालना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.1/7%, आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न है कि काजल साइकिल से स्कूल जाती है। यदि वह 4 किलोमीटर पर आवर तेज चलती है तो वह निर्धारित समय से 3 मिनट पहले पहुंचती है। यदि वह 2 किलोमीटर पर आवर धीमी चलती है तो वह निर्धारित समय से 2 मिनट बाद स्कूल पहुंचती है। उसके घर से स्कूल की दूरी क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा 6 किलोमीटर। ये होमवर्क रहा, आप इसे सोल्व कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 3 अम्ल पी, क्यू और आर की सांद्रता क्रमशः 15%, 25% और 35% दी गई है। x/3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप 28% सांद्रता वाला घोल बनता है। x का मूल्य क्या है, तो कह रहा है कि x गुना 15 प्लस 3 गुना 25 प्लस 5 गुना 35, ये हो जाएगा x प्लस बराबर हो जाएगा कितने, x प्लस 3 प्लस 5 गुना क्या हो जाएगा 28। इसे सोल्व करिएगा। 15x प्लस 75 प्लस 175 बराबर हो जाएगा x प्लस 8 गुना 28, यानी 13x बराबर हो जाएगा 26। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 45% अधिक तय करता है। 16% लाभ प्राप्त करने के लिए अनुमानित छूट का प्रतिशत कितना हो जाएगा। मान लिया कि अगर क्रय मूल्य है कितना है 100 रुपया है, तो अंकित मूल्य कितना रखता है, अंकित मूल्य रखता है 45% अधिक, यानी 145 रुपया। अब विक्रय मूल्य कितना है, तो वो 116 रुपया, क्योंकि 16% ही लाभ कमाना चाहता है। तो इन दोनों के बीच देखा जाए तो ये 5 होगा, ये 4 होगा। अंतर कितने का है, 1 का है। यानी छूट प्रतिशत बराबर हो जाएगा कितना, 1/5 गुना 100 कर दीजिए, यानी 20%। 20% छूट देगा अगर 145 में, तो 116 रुपये में बेचेगा, जिससे उसे 16% लाभ होगा। अगला प्रश्न है, 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो कोई भी अभाज्य संख्या जो होगा 6 के +-1 के रूप में होता है, तो 6 के +-1/6 करेंगे बराबर शेषफल क्या आ जाएगा, तो शेषफल जो हमारे पास +1 होगा या जो क्या होगा -1 होगा। तो 1 या 6 क्या होगा 5 होगा, यानी 1 या 5 होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर 24,000 रुपया पर साधारण ब्याज 7200 रुपया है। एक ही राशि पर एक ही दर पर और एक ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी 24,000 रुपया है और उस पर कह रहा है ये कितना 7200 रुपया का साधारण ब्याज होगा, यानी ये कितने % हो गया 30%। 3 साल में 30%, 1 साल में कितना हो जाएगा 10%। अब मूलधन समय और दर दिया हुआ है, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 3 1, ये 2400, 240 और 24 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 72, 240 प्लस 720 प्लस 24, यानी 7944 रुपया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। n के किस मान के लिए 3 के पावर n - 2 के पावर n और 3 के पावर n + 2 के पावर n अभाज्य है। तो यहाँ पर विकल्प ए से मान रखने पर अगर मान लें कि n का मान जो है वो 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 3 के पावर जो है
2 माइनस 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 2, तो कितना, 3 तिया के 9 माइनस 4 बराबर 5, आई 3 तिया के 9 प्लस कितना 2 दूनी 4, कितना हो गया 13। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A2 होगा। 150 मीटर की दौड़ में RS को 9 मीटर से हरा देता है। यदि S 15 मीटर की बढ़त लेता है तो उनके बीच बराबरी पाने के लिए दौड़ कितनी लंबी मीटर में होनी चाहिए। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। अगर ये R है, यहाँ S है, अगर चाल 150 है तो इसका कितना है 141 है, क्योंकि दोनों के डिफरेंस जो है वो 9 मीटर के हैं। अब क्या करा है कि R और S में इस तरह चाल रखा जाए कि दोनों के डिफरेंस 15 मीटर के हो लेकिन पहुंचता हो एक ही जगह। तो हमारे पास क्या होगा, 9 का डिफरेंस था तो 15 मीटर का, और अगर 1 का होगा तो 15/9 मीटर, अगर 150 का होगा तो होगा 15/9 गुना 150 बराबर कितना होगा 250 मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक स्कूल में 45% स्टाफ महिलाएं हैं, 80% महिला कर्मचारी है और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर है। विद्यालय में गैर स्नातकोत्तर स्टाफ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेल और फीमेल है, अगर मेल 11 है तो फीमेल जो कितना है 9 है। उसके बाद कह रहा है कि गैर स्नातक की अगर बात करें तो ये 40% है, तो ये कितना है 20% है। तो गैर स्नातकोत्तर स्टाफ के प्रतिशत कितना हुआ 440 माइनस 180/20 यानी 620/20 बराबर 31%। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य पूर्णांक कहा जाता है यदि स्वयं और एक के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य नहीं है। मान लीजिए कि k एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है, जब k² प्लस 19 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो k बराबर यहाँ पर 7 मानते हैं, तो k² प्लस 19 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 7 रखें k की जगह पर, 17 49 प्लस 19/12 यानी 68/12, तो शेषफल कितना हो गया, शेषफल हो गया 8। आंसर जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक आयत का परिमाप 86 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल और चौड़ाई की संख्या क्रमशः 9:1 के अनुपात में, तो आयत की चौड़ाई क्या होगा। तो माना कि आयत का क्षेत्रफल जो है वो 9x है, चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर x हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर जो होता है L इंटू बी होता है। तो 9x क्षेत्रफल है, L इंटू एक्स, L बराबर कितना होगा 9 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप बराबर होगा था 2 इंटू एल प्लस बी होगा, यानी आयत का परिमाप 86 बराबर 2 गुना 9 प्लस बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 43 बराबर 9 प्लस बी, बी का मान कितना हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यदि आकृति में दिखाए गए के अनुसार एक त्रिभुज ABC खींचा गया है जिसमें AB बराबर AC, कोण ACT बराबर 130 डिग्री हो, तो कोण BAC किसके बराबर होगा, ये कोण किसके बराबर होगा। तो AB बराबर AC है, तो कोण ABC बराबर होगा कोण ACB, यानी x प्लस 130 बराबर 180, x बराबर कितना हो जाएगा 50। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180, 2x प्लस वाई बराबर 180, 2x कितना है 100 प्लस वाई बराबर 180, वाई बराबर हो गया कितना 80 डिग्री। आंसर हमारे पास यही आ गया ऑप्शन डी। यदि x प्लस वाई बराबर 1 है तो x³ प्लस 3xy प्लस y³ का मान क्या होगा। तो x प्लस वाई बराबर 1 लिखा हुआ है, तो x बराबर 2 और y बराबर -1 रखेंगे तो सही हो जाएगा। तो उस पर आइए मान रख देते हैं, 2 के पावर क्यू, एक्स के जगह पर 2 रखें, प्लस 3 इंटू 2 इंटू -1 प्लस -1 के होल क्यू, यानी 8 - 6 -1 बराबर 1। आंसर हो जाएगा 1। यहाँ x बराबर 2 और y बराबर -1 रखेंगे तो ये 1 इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। 4 के पावर 315 -1 और 4 के पावर 25 -1 का महत्तम समवर्त HCF ज्ञात कीजिए। तो 315 और 25 का महत्तम समवर्त कितना होगा, 315 और 25 का, तो ये होता है 5 होता है। तो हो जाएगा इतना का महत्तम समवर्तक कितना हो जाएगा, होगा 4 के पावर 5 -1 यानी 1023 होगा। आंसर होगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो माना कि जो है तीसरी संख्या वो कितना है, 100 है। तो पहला जो होगा, पहला फर्स्ट कितना होगा 117, सेकेंड कितना होगा 150 और थर्ड कितना होगा 100। तो इसका दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 39:50 हो जाएगा। कितना, 39:50। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संख्या को 8 से गुना करने के बजाय 8 से विभाजित किया गया है, इसके परिणाम स्वरूप उत्तर में एक त्रुटि हुई है। इस गलत गणना के कारण उत्तर में प्रतिशत अंतर दशमलव के 2 स्थानों तक सही क्या होगा। तो ये अगर मान लिया कि सही है और ये त्रुटि है, पहले 8 से गुना करने के बजाय कितना 1/8 से किया, तो ये 8 इधर चला गया, कितना हो गया 64। ये कितना बचा, 1 बचा। तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो डिफरेंस 1 है, यानी 63/64 गुना 100 बराबर हो गया 98.44% का त्रुटि आया है। आंसर होगा सी। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो तो उधार दी गई राशि क्या है। तो माना कि मूलधन 100 रुपया है, क्या है 100 रुपया है, तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा कितना, मूलधन गुना दर गुना समय, अब बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी हो जाएगा x + 360 बराबर हो जाएगा x गुना 25 गुना 6 अब बटा 100 हो जाएगा। फिर इसे सोल्व कीजिएगा तो 2x + 720 बराबर कितना हो जाएगा 3x। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया 720 रुपया, 720 रुपया। आंसर सी। प्रश्न है, एक निश्चित राशि पर चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 15,000 रुपया है और छठे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 25,350 रुपये है। तो वार्षिक दर क्या है, ये होमवर्क रहा, आप बना लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, 5वीं और 7वीं संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 8 क्रमागत विषम संख्या कौन कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 41, 43, 45, 47 और कितना 49, 51, 53 और 55। तो 8 क्रमागत संख्या जो औसत आ रहा था वो बीच में कितना आ रहा था, वो 48 सम संख्या आ रहा था। कितना, सम संख्या। 5वीं और 7वीं संख्या का योग याद करें तो 5वीं संख्या हमारे पास कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 49 और 7वीं कौन सा हो जाएगा 53। तो 49 + 53 कितना हो जाएगा 102। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा, डी हो जाएगा 10,007। 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 97। 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 997। 4 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या 1009। 4 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 9973। 5 अंकों की सबसे छोटा आभाज्य संख्या तो 1007 और 5 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या तो वो हो जाएगा 99991 हो जाएगा। अगला है 0.325 और 1.0302 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक होंगे। तो इन सबको अगर हम गुना कर देते हैं 0.325 गुना 1.0302 तो हो जाएगा 0.33481 दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है, 6 है। ए, बी और सी किसी कार्य को 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य करना शुरू किया तथा 3 दिनों तक कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे। यहाँ 24, 15 और 12 के अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 120। ये अगर 24 है, ये 15 और इसका 12। ए, बी, सी। क्षमता की बात करें तो ये 5, 8 और ये कितना है 10 हो जाएगा, क्योंकि कितना इसका 12 है। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है 120 को तो कार्य है 18 हो जाएगा, किसका बी और सी का। 10 + 8 18। वो कितने दिन कार्य किया, 3 दिन। प्लस बचा 5 क्षमता है ए का और वो डी दिन करेगा तो हो जाएगा कितना 120 हो जाना चाहिए पूरा कार्य। तो ये हो जाएगा 66/5 डी बराबर 66/5 यानी 13.1/5 दिन। आंसर होगा ऑप्शन सी। विक्रम अपने भाई अजय से दुगना उम्र का है। 5 साल पहले विक्रम अजय से 3 गुना बड़ा था। विक्रम अब कितने साल की है, तो इससे निकाल लीजिए कि विक्रम की उम्र जो होगा वो कौन सा होगा, बी 20 होगा। उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम को दर्शाता है।
तो होगा आवेदन, फिर दाखिला, फिर कक्षा, फिर मूल्यांकन, फिर प्रमाण पत्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, माइनस एंड गुना को। मयंक अपने कार्यालय से होटल की ओर चला, उसके उत्तर में 10 किलोमीटर वाहन चलाया। कितना चलाया, उत्तर में 10 किलोमीटर वाहन चलाया। उसके बाद कह रहा है कि वहाँ से वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर गया। ये 10 चलाया और ये 8 किलोमीटर गया। फिर वह दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चलाया। कितना चलाया, 6 किलोमीटर तक। उसके बाद कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चलाया। कहाँ, तो ये 5 किलोमीटर चलाया। जाकर अपने होटल पहुंच गया। उसके कार्यालय से होटल की सबसे छोटी दूरी कौन सी होगा, तो ये कार्यालय है, ये होटल है, इन दोनों के डिफरेंस। तो यहाँ अगर इस तरह करें तो ये 6 हो गया, तो ये 4 हो गया, और ये 5 किलोमीटर चला तो 3, तो 4 3 हो गया, तो हो जाएगा 5। आंसर हो जाएगा ए, 5 किलोमीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 5 मित्र ABCDE एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। E B के ठीक बाएं ओर बैठा है, A C के ठीक दाएं बैठा है, D B के ठीक दाएं बैठा है, B A के बाएं से तीसरे स्थान पर है, E के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। जब अरेंज करेंगे प्रश्नानुसार तो ये होगा E B D C और A। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ये हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का, इसे आप सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, NK की दादी है। कथन और निष्कर्ष के है, कुछ कीड़े जानवर है, कुछ कीड़े जो है वो क्या है, जानवर है। ये कीड़े हो जाएंगे और ये जानवर हो जाएंगे। कुछ जानवर जो है वो मेढक है, कुछ जानवर जो है वो मेढक है, ये मेढक है। और सभी मेढक जो है वो क्या है, तो वो बिल्लियाँ हैं। सभी मेढक जो है वो बिल्लियाँ हैं। तो आइए देखते हैं निष्कर्ष में। कुछ बिल्लियाँ मेढक है, बिल्कुल सही। कुछ मेढक जानवर है, सही है। कुछ जानवर कीड़े है, ये भी सही। आंसर हो जाएगा बी, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करें। तो यहाँ पर पहला है और ये दूसरा है, ये तीसरा अगर संख्या तो 148 जो है वो बराबर हो रहा है किसके, पहली संख्या 5 के स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या 7 के स्क्वायर है। इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देना है और गुना 2 कर देंगे तो हमारे पास 148 के बराबर आ जा रहा है। ठीक उसी तरह करके हम इसे निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर प्लस एक होगा 11 के स्क्वायर और गुना 2, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 121 और गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 292। 292 आ रहा है, यानी जो हम 11 मान रखे हैं अपने मन से तो वो सही हो जा रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में विकल्पों में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी। इसका है 3 से 13 गया है, यानी कितना हो जाएगा गुना 4 प्लस 1 हो जाएगा, गुना 4 प्लस 1 हो जाएगा, 4 3 12 प्लस 1 13। अब 13 से 53 गया है तो 13 गुना 4 प्लस 1 करेंगे तो भी आ जा रहा है 53, और 53 को भी गुना 4 प्लस 1 करेंगे तो 213 आएगा। तो 213 गुना 4 प्लस 1 बराबर 853 होगा। आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सा आएगा, 26 से 28 गया है प्लस 2, फिर -4 गया है प्लस 6 हुआ है, -8 हुआ है, अब कितना होगा तो +10 होगा, यानी 32। आंसर हो जाएगा डी। भार पाउंड ऊंचाई क्या हो जाएगा मीटर, आंसर बी हो जाएगा। गणितीय चिन्ह को सही संयोजन का चयन कीजिए जो क्रमागत रूप से स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सके और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सके। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। कथन है सभी जो है फल वो क्या है, तो सभी फल जो है वो वाहन है, क्या है वाइन है। सभी फल जो है वो वाइन है, ये फल हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कुछ वाइन जो है वो जूस है, कुछ वाइन जो है वो जूस है, जूस है। उसके बाद कह रहा है सभी जूस जो है वो अल्कोहल है, सभी जूस जो है वो क्या है, तो ये हो जाएगा अल्कोहल है, अल्कोहल है। कुछ अल्कोहल जूस है, बिल्कुल सही। कुछ वाइन अल्कोहल है, ये भी सही है। कुछ वाइन फल है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है। युग्म द्वारा दर्शाए गए संबंध के समान संबंध दर्शाता है कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी, नन मठ। राजा महल में रहता है, उसी तरह का जो नन होता है वो मठ में रहती है। प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन से आएगा, तो 49 + 5 होगा 54, और 54
प्लस 5 जो होगा वो 59 हो जाएगा। उसी तरह 49 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 44। 44 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 39। आंसर जो हमारे पास आएगा ऑप्शन सी। 117 नंबर क्या होगा, कौन सा, सी। अगर आप ये रख दीजिएगा तो अक्षर श्रृंखला पूरा हो जाएगा। 118 नंबर की अगर हम बात करें तो रोज़ को इस तरह लिखा गया है, इसको इस तरह लिखा गया है, तो लोटस को कैसे लिखा जाए। यहाँ सभी अक्षरों को स्थानीय मानों का योग प्लस अक्षरों की संख्या। जैसे 4 अक्षर का, जिसे आर का मान कितना होता है 18, ओ का 15, एस का 19, ई के 5, टोटल कितना हो गया 57। और उसको 4 से गुना कर दीजिए, स्थानीय मानों से गुना कर दीजिए अक्षरों की संख्या से स्थानीय मान है, तो हो जाएगा 228। उसी तरह अगर लोटस को देखेंगे तो एल का 12, ओ का 15, टी के 20, यू के 21 प्लस एस के 19 कितना हो गया 87। उसमें से रोज़ लोटस में कितने हैं 5 अक्षर है, तो 5 से गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 435। सही जवाब हो जाएगा ए। सात मित्रों, ए बी सी डी ई एफ और जी में से ए और सी से जी बड़ा है, सी डी से बड़ा है, एफ केवल एक मित्र से बड़ा है, ए तीसरा सबसे बड़ा है, ई सबसे छोटा है, जी बी से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है। अगर प्रश्न के अनुसार हम इसे अरेंज करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा बी बड़ा है जी से, बड़ा है ए से, बड़ा है सी से, बड़ा है डी से, बड़ा है एफ से और बड़ा है ई से। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा सी, बी सबसे बड़ा है। 120 का कूट के प्रयोग करके बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 5:20 PM पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच न्यून कोण क्या होगा। तो एच बराबर यहाँ 5 है, एम बराबर 20 है। दो सुइयों के बीच मध्य कोण होगा 30H माइनस 11/2M। तो आइए इसे रख लेते हैं 30 गुना 5 माइनस 11/2 गुना 20, यानी ये 40 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 मई 2020 को निम्नलिखित में कौन सा दिन होगा। तो दिन होगा तारीख प्लस महीना प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष बटा 7 से भागा देना होगा। तो ये हो जाएगा कितना, तारीख 20 है, महीना में कितना होगा वो 2 होगा, प्लस शताब्दी कोड कितना है 6 होगा, फिर वर्ष कितना है तो 2020 है तो 20 है, उसमें लीप वर्ष कितना है तो वह 5 होगा। अब बटा 7 से भागा दीजिए, 53/7 हो जाएगा, यानी शेष जो बचेगा कितना बचेगा 4, अर्थात जो है वो बुधवार होगा। क्या होगा बुधवार, ऑप्शन डी हो जाएगा। रवि को याद है कि उसका जन्मदिन 12 अगस्त से पूर्व है, जबकि रवि की पत्नी को याद है कि उसका जन्मदिन 10 अगस्त के पश्चात है। उसका जन्मदिन अगस्त की कौन सी तारीख को है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 11 को। अंतरिक्ष विज्ञान का तारों से ठीक वही संबंध है जो संबंध कृषि विज्ञान का खाली स्थान से है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फसले से। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से है। तो यहाँ अगर देखते हैं कि 7 के क्यूब माइनस 7 के स्क्वायर करेंगे तो 343 माइनस 49 बराबर 294 आ जा रहा है। तो अगला 9 को क्या करेंगे, 9 के क्यूब माइनस 9 के स्क्वायर यानी 729 माइनस 81 बराबर 648 हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो आइए देखते हैं, अगर सी में +7 करें तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, सी में क्या करें +7 तो जे आ रहा है, आर में +7 करें तो बाई आ रहा है, ओ में +7 करें तो भी, पी में +7 करें तो डब्लू हमारे पास इस तरह के +7 करने पर आ रहा है। ठीक उसी तरह n +7 करेंगे, +7 कर हमारे पास क्या हो जाएगा यू होगा जो सबसे लास्ट। ए +7 करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एच हो जाएगा। इसी तरह अगर हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जा रहा है कौन सा है, तो वो होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि दिए गए 4 अक्षर समूह में से 3 समान है, असंगत अंक को चुनें। डी से यहाँ पर देखिए ई गया है, डी से ई +1 है, और ई से एफ गया है ये भी +1 है, और सी से बी गया है ये -1 है। आर से क्यू गया है, सॉरी आर से क्यू नहीं, आर से एस गया है +1 है, एस से पी गया है +1 है, और क्यू से पी गया है -1 है। एच से आई गया है +1 है, आई से जे होगा, एन यहाँ नहीं होगा जे होगा। उसी तरह जी से एफ गया है -1 है। इसमें देखते हैं टी से एस गया है यहाँ -1 है, एस से आर गया -1, यानी +1 में होना चाहिए सीरीज लेकिन -1 में, तो हमारे पास जो संगत है वो सी है।
दिया है दिए गए 4 विकल्पों में से 3 समानांतर है और 1 विषम है, विषम विकल्प को चुने। आंसर हो जाएगा डी। 16 और 30 का जो माइनस है वो सम संख्या है, बाकी सब का जो माइनस है वो विषम संख्या है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस तरह लिखा जाता है, इसे इस लिखने के लिए क्या किया जाएगा। तो यहाँ प्रत्येक अक्षर के स्थानीय मानों के अंकों का योग किया गया है। अगर मान लिया कि ए का मान जो होता है वो क्या होता है, 1 है, तो मान लिखा गया ए। भी का जो मान है 22, इससे लिखा गया है 4। आई का मान 9 होता है, तो इसे भी लिखा गया है 9। ए का मान 1 होता है, तो इसे लिखा गया है 1। टी का मान 20 होता है, तो इसे लिखा गया है 2 + 0 2। इस तरह का अरेंज किया गया है। तो अगर हम आगे भी इसी तरह लिखेंगे तो हमारे पास कौन सा आएगा, तो वो आएगा ऑप्शन सी, 1 4 9 1 2, इसी तरह 9 6 5 आएगा। अगला प्रश्न है, एक कूट भाषा में कैंडल को इस तरह लिखा जाता है, तो फिक्सिंग को कैसा लिखा जाएगा। इसमें क्या किया गया है कि शब्द को उलट दिया गया है, फिर उसमें एक जोड़ दिया गया है। जैसे अगर मान लिया कि फिक्सिंग के FIXING, इसको उलट देंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, GNIXIF लिखा जाएगा। और सभी में उसमें से एक जोड़ेंगे तो G में +1 करेंगे तो H होगा, N में +1 करेंगे तो क्या होगा, वो होगा। उसी तरह I में 1 करेंगे तो क्या होगा, J होगा। जब इसी तरह लिखेंगे तो आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्न श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्याएं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद एक विषम संख्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 5 ऐसी संख्या है। यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तो बी, बृहस्पतिवार। क्या तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रत्येक शहर या कस्बे में केवल कुछ दुकानों तक सीमित होनी चाहिए। हाँ, इससे तंबाकू उत्पादों की खपत में काफ़ी कमी आएगी। नहीं, जो लोग तंबाकू उत्पादन खरीदना चाहते हैं उन्हें सुविधाजनक स्थानों पर मिलना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यदि केवल तर्क 1 जो है वो मजबूत है। यदि DEF को 123, CAN को 45 के रूप में कोडित किया जाता है तो B को कैसे कोडित किया जाएगा। तो अक्षरों की संख्या के रूप में गुना किया जाए और फिर 3 जोड़ा जाए। जैसे D का 4, E का 5, A का 1, F का 6, अब प्लस क्या है 3 जोड़ देते हैं तो हमारे पास 123 आएगा। यही हमें लिखा गया है। तो B को कैसे लिखेंगे, 2 × 5 × 1 × 11 हो गया, प्लस 3 जोड़ दीजिए 113। आंसर हो जाएगा टी। दी गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। तो आइए, C से E गया है +2 है, E से G गया है +2 है, G से F गया है -1, F से E गया है -1, उसके बाद E से G गया है +2 हो गया है और G से I गया है +2 है। अब I से H जाएगा -1 और S से -1 जाएगा तो कौन होगा, G होगा। आंसर होगा बी। प्रश्नवाचक का स्थान लेगी कौन सा। तो यहाँ पर देखिए 12 18 में डिफरेंस है, +6 का, 18 में +3 का, फिर 21 आता है +6 का, इसमें +3 का, अगला क्या होगा +6 का, यानी 36। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 137 की अगर हम बात करते हैं तो 19 से 22 गया है +3 है, 22 से 28 +6 है, 28 से 37 +9 है, फिर 37 से 40 जो है वो +3 है और 40 से 46 होगा +6। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कूट भाषा में इसको इस तरह लिखा गया है तो नॉर्वे को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए LANCER है, यहाँ लिखा गया NALREC। यहाँ तिरछे तिरछे सीधे कर दिया गया है। यहाँ देख रहे हैं इस तरह के एक सीरीज है। तो नॉर्वे को लिखेंगे तो हो जाएगा कौन सा, NORWAY। इसे लिखेंगे, यहाँ N होगा, यहाँ O, यहाँ R, यहाँ Y, यहाँ A, यहाँ W। आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूल। फूल में 2 बार एल का प्रयोग हुआ है, जबकि ब्यूटीफुल में केवल 1 बार ही प्रयोग हुआ है। एक बड़े घन के प्रत्येक 12 सेंटीमीटर होता है और उसमें से घन में प्रत्येक 12 सेंटीमीटर, उसमें से काटे गए छोटे घन में प्रत्येक भाग का 4 सेंटीमीटर हिस्सा होता है। फिर कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी प्रत्येक सतह अन्य घनों से घिरा हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 12/4 = 3। ऐसे घन जिनकी प्रत्येक सतह दूसरे घनों से घिरी हो वो रंगीन घन होंगे। तो रंगहीन घन होंगे। तो रंगहीन घन बराबर कितना होता है, n - 2 के होल क्यूब, यानी 3 - 2 के होल क्यूब बराबर
1 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नीचे दिया गया है मैट्रिक्स, उसे हल करना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 142 फिगर वाला प्रश्न है, उसका आंसर हो जाएगा डी। 143 के भी आंसर हो जाएगा डी। 144 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा डी 1, 3, 5। 145 में कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र चारों फसलों की उपज वाला क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 7। ये जो है वो चारों का उपज वाला है। 146 की अगर बात करें तो हो जाएगा डी। 147 नंबर की बात करें तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। 148 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 148 प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 149 का कितना हो जाएगा, तो 149 का सी हो जाएगा। और 150 में कह रहा है स्क्वायर की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 19। आंसर सी हो जाएगा। ये था एडिटोरिया वॉल्यूम 2 में दिया हुआ बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट। आज इस बुक का आखिरी प्रैक्टिस सेट था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।